सबसे पहले आप सबका स्वागत है जैमिनी ज्योतिष के इस प्लेटफॉर्म पर। तो सर्वप्रथम मैं नमन करती हूँ अपने गुरु श्री के एन राव व अन्य शिक्षक गणों का, जिनसे मैंने जैमिनी ज्योतिष सीखा। और यही ज्योतिष का ज्ञान मैं आप सबको भी दूंगी। और रिसर्च भी मैंने इस वैदिक में, और वैदिक में मतलब पराशरी पद्धति में और जैमिनी ज्योतिष में, दोनों में ही मैंने रिसर्च की है। और कई आर्टिकल भी मैंने दोनों को मिला के लिखे हैं। और कंपोजिट टेक्निक, यानी वैदिक की पराशरी और यहाँ की जैमिनी, दोनों को ही मिक्स करके कुंडली में प्रिडिक्शन मैंने दी है, और वही आर्टिकल मेरे पब्लिश हुए हैं भारतीय विद्या भवन की मैगजीन में। वो भी मैं आपको ग्रुप में बाद में शेयर कर दूंगी। तो मतलब जो मैंने एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च की है, तो वो रिसर्च के जो नए नए फॉर्मूलेस निकल के आए हैं, उसका भी ज्ञान आपको मिलेगा। और जो कि कहीं पर भी आपको बुक्स में या किसी भी जगह भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुक्स छपने में भी बहुत टाइम होता है, और कौन इसको मतलब लिखेगा। मैं भी अभी जेमिनी की एक बुक लिखने जा रही हूँ। मैंने सोचा है जेमिनी में बुक लिखूंगी मैं, और बहुत मेरा मन है। तो लिखूंगी, आई थिंक, मतलब आप लोगों के आशीर्वाद से और ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे मतलब ये एक प्रेरणा भी मिली है कि मैं ये बुक लिखूं, और उसका भी लाभ आप उठा सकेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि जैमिनी दशा जो है, कई बार विमशोत्री दशा से भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करती है, उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी के संग रिजल्ट देती है। अब हम, जैसे कि मुझे यहाँ पे आप लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है, तो एक बिल्कुल बेसिक से तो सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। थोड़ा सा मैं इसकी जैमिनी ज्योतिष निकला कहाँ से है, किसने बनाया, वो मैं आपको बताती हूँ। जैमिनी ज्योतिष जो है, ऋषि जैमिनी की ही देन है, जो कि पराशर जी, जिन्होंने पराशर पद्धति जो विमशोत्तरी दशा है जिन्होंने लिखी है, उन्हीं के ही पुत्र हैं ऋषि जैमिनी। और आप सबको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझिए और सुनिए। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि जैमिनी ज्योतिष कहाँ से आया, और कहाँ से मतलब कैसे कैसे हमारे तक ये पहुंचा। तो ये सबसे ज्यादा जैमिनी ज्योतिष की जो पद्धति प्रसिद्ध है, वो है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में ही डॉक्टर विमोरी थे। तो उनके पास एक पिता आया अपने पुत्र की हॉरोस्कोप लेके, और उसने ये कहा कि भाई, मैंने बहुत जगह अपने पुत्र की हॉरोस्कोप दिखाई है, और सब जगह मुझे बहुत ही गलत गलत भविष्यवाणियां उसके बारे में करके दी गई है कि कुल का नाश करेगा, और माता पिता को उसके कारण हेल्थ इशू होंगे, और प्रॉपर्टी का लॉस होगा, वगैरह वगैरह। तब बिमोरी जी ने वो हॉरोस्कोप जेमिनी पद्धति लगा के देखी, और उन्होंने उसको रिटर्न में दिया कि ये एक कमर्शियल आर्टिस्ट बनेगा ये बच्चा, और सब मतलब करोड़पति बनेगा, और अपने माता पिता को, यही बच्चा अपने माता पिता की सेवा करेगा। तो संयोग से 30 साल बाद वही पिता डॉक्टर विमोरी के पास आए। मतलब संयोग से एक कोइंसिडेंस होता है कि कई बार इंसान मिल जाता, 30 साल बाद में मिले। तब डॉक्टर विमोरी को उनको अपनी एक जो प्रिडिक्शन दी थी, तो उसके बारे में उन्होंने उस पिता से पूछा। तो उनको जान के भी हैरानी हुई कि 100% जो उन्होंने कहा था वही निकला। यानी वो कमर्शियल आर्टिस्ट बना, माता पिता की एक वही सेवा कर रहा था, और उनके बच्चे विदेश में थे, और माता पिता हेल्थ कोई भी इशू नहीं था उनको। तो ये है जैमिनी ज्योतिष का कमाल। और डॉक्टर विमूरी से ही श्री के एन राव ने जैमिनी ज्योतिष सीखी, और वहीं से ये भारतीय विद्या भवन आए, जो कि भारतीय विद्या भवन के संस्थापक भी हैं। उन्होंने यह पद्धति हम लोगों को भी सिखाई रिसर्च में। वही हमारी क्लासेस लेते थे, और अब भी ले रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी हेल्थ इशू आ गए तो थोड़ी अब कम ले रहे हैं। तो ये मैं बता रही हूँ कि जैमिनी ज्योतिष इस तरीके से नॉर्थ इंडिया में प्रचलित हुई, राइट। अब मैं कंपोजिट टेक्निक का प्रयोग तो क्लास में ही सिखा पाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पे बताना उसके लिए लंबा टाइम चाहिए। और थोड़े से आप लोगों को, जैसे कि जैमिनी ज्योतिष के बारे में नॉलेज कई लोगों को है इसमें, और कईयों को नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक मुझे आपको समझाना पड़ेगा। बेसिक में मैं यही समझाऊंगी कि जैमिनी ज्योतिष में मतलब काफी सारी प्रिडिक्शन तो हमारी दशाओं को देख के ही पता लग जाती है। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में दशा के बारे में बताऊंगी, दशा को हम किस तरीके से देखेंगे। तो दशा को देखने के लिए हम सबसे पहले मैं आती हूँ एरीज राशि पर।
एरीज राशि की जो दशा होती है वो बहुत ही मतलब स्ट्रेसफुल होती है, और उसमें सेलिब्रेशन बढ़ जाती है, तो डिस्टरबेंस की राशि कही जाती है जो एरीज की दशा होती है, मेष राशि की दशा। और एक खास बात आप खुद भी नोट करना कि जब भी एरीज की दशा चलेगी ना, यानी मेष राशि की दशा चलेगी, घर में चूहे आने शुरू हो जाते हैं। देख लेना, क्योंकि मेरे यहाँ चूहे? भी मेरे हस्बैंड की एरीज राशि की, हाँ जी, चूहे आना शुरू हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड की एरीज की दशा चली थी, और गाड़ी में जाके चूहों ने, नई नई गाड़ी को उन्होंने खरीदी, एक सीट को तोड़ दी उन्होंने। और जैसी एरीज की दशा खत्म होती है वैसे चूहे गायब हो जाते हैं, कुछ नहीं करते, ये आ जाते हैं अपने आप, ये एरीज, क्योंकि ये सेलिब्रेशन की, शोर शराबे की, डिस्टरबेंस की राशि है। तो कहीं ना कहीं से चूहा क्या करता है हमारे घर में, डिस्टरबेंस भी तो करता है, और हमारा आना जाना बढ़ जाता है। कुछ नहीं तो मतलब सेलिब्रेशन बढ़ते हैं तो क्या होगा, हमें बाहर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और अगर वो भी नहीं है तो गेस्ट आना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इसे डिस्टरबेंस की राशि क्या माना जाता है। अब हम आते हैं टॉरस पर। टॉरस राशि जो है, ऐसे जातक जो है बहुत ही मतलब प्रसिद्ध होते हैं। अगर एक है आत्मकारक, वो मैं अभी निकालना सिखाऊंगी कि कैसे हम आत्मकारक निकालते हैं। अगर आत्मकारक टॉरस राशि में होता है तो बहुत ही मतलब समृद्ध होता है, बहुत ही पैसा आता है उसके पास। और टॉरस राशि की दशा में जातक मोस्टली क्या करता है, व्हीकल खरीदता है, क्योंकि ये वीनस की राशि, वीनस चतुष्पद कहते हैं, चतुष्पद मतलब चार पहिए या चार पैर। इसीलिए कहा जाता है कि इस राशि दशा में जो व्यक्ति है वो व्हीकल खरीदेगा। और जब व्हीकल खरीदता है, अगर नेगेटिव इफेक्ट आता है कि अगर अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जिसको कुछ भी समझ ना आए, अपना एक तो माइक प्लीज म्यूट रखिएगा, और जो भी कुछ समझना है तो मुझसे लास्ट में समझिएगा, ठीक है। व्हीकल मिलते हैं, अगर इस राशि दशा पे नेगेटिव इफेक्ट आता है तो क्या होता है, तब एक्सीडेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम टॉरस राशि को देखते हैं। मैं ये शॉर्ट में बता रही हूँ। अब है जमाए, यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि में बिजनेस बहुत बढ़िया होता है, और जो जातक है वो बिजनेस की तरफ भागता है, यानी कोई ना कोई एक नया काम, नया बिजनेस शुरू करने की उसकी एक राशि की दशा ये मिलती है। एक सबसे खराब बात थोड़ी सी इसमें ये है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है तो स्किन प्रॉब्लम जातक को हो जाती है। और ये राशि दशा रीलोकेशन की भी है। रीलोकेशन क्यों? क्योंकि यह है थर्ड नंबर, यानी कि मिथुन राशि की दशा काल पुरुष की कुंडली की थर्ड हाउस की है, जो कि फोर्थ हाउस का 12th है। इसीलिए जब भी मिथुन राशि की दशा चलेगी तो रीलोकेशन होता है, या फिर जातक जो है अपने सामर्थ्य अनुसार विदेश नहीं गया तो अपनी लोकल सिटी से बाहर चला जाता है। अब है कैंसर। कैंसर राशि की दशा जो है वो बिजनेस के लिए अच्छी मानी गई है। और देखा होगा आपने कि कभी कभी जो पर्सन है वो बहुत इमोशनल हो जाता है जब भी कैंसर राशि की दशा चलती है। और सी प्रोडक्ट का अगर वो बिजनेस करे या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे तो बहुत गेन होता है उसे। तो कर्क राशि की दशा में प्रॉपर्टी भी बाय होती है। ये अलग बात है कि हम बहुत सारी चीजें इसमें और भी लगा के देखेंगे, जैसे कि मात्रकारक, जो कि फोर्थ हाउस का जेमिनी में लॉर्ड कहलाता है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। मतलब मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ कि राशि दशा से भी किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब है लियो। लियो राशि की दशा में व्यक्ति जो है बहुत ही मतलब अध्यात्म की तरफ जाता है, और एक अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि लियो यानी लॉयन। लॉयन क्या है? लॉयन जंगल में रहता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी मोस्टली लियो राशि की दशा चलती है तो जातक हिल स्टेशन की तरफ भागता है। हम जंगल तो जा नहीं सकते, तो जंगल का मॉडर्न कंसेप्ट हमारा हिल स्टेशन। और एक खास बात इसमें देखी गई है कि लियो की राशि दशा में जातक को डॉग से अलर्ट रहना चाहिए। अब लॉइन क्या है, लॉइन के दांत होते हैं पैने,
तो उसी का एनिमल डॉग हो गया। तो डॉग जो है वो काट लेता है जब भी जैसा भी थोड़ा सा भी नेगेटिव इफेक्ट आता है लियो राशि की दशा में। तो हमें लियो राशि की दशा में डॉग से अलर्ट रहना चाहिए। और एक चीज और है कि इसमें ना स्टेज से यानी ऊंचाई से कई लोगों को डर लगता है। जब अगर हम देखें तो अमात्य आत्मकारक लियो राशि में नेगेटिव पोजीशन में हो, तब। अब नेगेटिव पोजीशन में आपको बाद में समझाऊंगी कि वो डेबिलिटेटेड हो, है ना, और या उस पे ज्ञाति कारक के संग संबंध हो उसका, तो वो जेमिनी में बाद में समझाऊंगी मैं। अब हम आते हैं वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि की दशा। कन्या राशि क्योंकि ये बुध की ही, मरकरी की ही एक राशि है, तो इसमें भी बिजनेस बहुत फ्लोरिश करता है जातक। मतलब एक मिथुन राशि की दशा और एक कन्या यानी वर्गो राशि की दशा, दोनों में जातक बिजनेस की तरफ मूव करने लगता है। या नहीं तो अगर वो मूव नहीं भी करता है तो उसके अंदर थॉट्स आने लगते हैं कि उसे बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। और एक खास बात इसमें और है कि ऐसे, मतलब इसमें जब भी ये दशा चलती है तो थोड़ा सा आग से डर लगता है, फायर से, और फायर से हमें बच के रहना चाहिए वर्गो राशि की दशा। अब है लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, सबसे बढ़िया राशि की दशा होती है लिब्रा। चारों तरफ से हमें खुशियां ही खुशियां मिलती है। एक्चुअल में ये इच्छा पूर्ति की दशा है। हमें जो भी चाहिए, शादी भी इस दशा में होती है, बिजनेस भी इंसान फ्लोरिश इसी दशा में करता है, और अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो वो भी इस दशा में करता है। मतलब बहुत बड़ी फाइनेंशियल गेन के लिए तो लिब्रा राशि का मुकाबला ही नहीं है। और एक खास बात मॉडर्न कंसेप्ट में बता रही, लिब्रा क्या है? तुला। तुला है तराजू। तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं। तो ऐसा जातक क्या करता है जो बिजनेस में होता है, तो वो अपनी फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ दोनों को इक्वल लेके चलता है। ये नहीं कि वो अपने बिजनेस लाइफ में डूबा हुआ है, और अगर कोई नौकरी करता है, जॉब करता है, वो जॉब के संग संग अपनी फैमिली पे खास ध्यान देने लग जाए। तो मोस्टली लिब्रा की दशा सारी दशाओं में से जेमिनी की सबसे बेहतरीन दशा, सबसे बढ़िया दशा बन जाती है। और इस दशा में शादियां भी होती है क्योंकि 7th हाउस की राशि दशा है। अब हम आएंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की दशा। वृश्चिक क्या है? प्लानिंग की, प्लानिंग की दशा। वृश्चिक क्या है? बिच्छू। बिच्छू क्या है? पॉइजन। तो पॉइजनिंग भी इस दशा में देखी जाती है। क्या इसका मतलब मॉडर्न कंसेप्ट में हम कहेंगे कि व्यक्ति षड्यंत्र करता भी है और षड्यंत्र का शिकार होता भी है। और स्कॉर्पियो में मोस्टली देखा गया है कि हेल्थ इशू भी होते हैं। अगर किसी का जेमिनी में एके यानी आत्मकारक स्कॉर्पियो राशि में बैठा है तो कहा जाता है कि उसको माँ का दूध नसीब नहीं होता। कुछ ना कुछ हेल्थ इशू माँ को हो जाएंगे या बच्चे को हो जाएंगे। मोस्टली मैंने देखा है, और माँ के संग संबंध भी उसका अच्छा नहीं, वो माँ से दूर चला जाता है, थोड़ा सा माँ से दूरी हो जाती है उसकी। आप चेक करना अगर किसी का भी स्कॉर्पियो में एके हो। लेकिन एक खास चीज है कि प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे कि हम किसी भी चीज की प्लानिंग करें कि हमें एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, या बिजनेस करना है, या आर्किटेक्ट बनना है, मतलब कोई सी भी अच्छी प्लानिंग कंस्ट्रक्शन की करनी हो, किसी भी चीज की करनी हो, तो उसके लिए बेस्ट दशा है स्कॉर्पियो। और रिसर्च करने के लिए भी हम स्कॉर्पियो राशि की दशा लेते हैं। अब आता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस क्या है? धनु। ये एक रहस्यमय राशि की दशा, मतलब इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कब ये ऊंचाई पे ले जाए, कब ये ऊंचाई से नीचे गिरा दे, यानी आसमान पे पहुंचा दे जातक को और धरातल पे गिरा दे। कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, क्योंकि मिस्टेरियस राशि की दशा है। तो
सबसे हम खराब अगर दशा कहेंगे तो सेजिटेरियस और लियो को मानते हैं, और सबसे ही ज्यादा खराब सेजिटेरियस ही है, क्योंकि राजयोग होने के कारण भी इस राशि दशा में एक्सीडेंट होते हुए देखे गए हैं। यानी कुछ ना कुछ आपका लॉस भी ये लेके आती है जब भी सेजिटेरियस राशि की दशा चलती है। मैंने पहले भी जेमिनी में बैच पढ़ाई हुई, तो उन्होंने मुझे खुद भी बताया, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि सेजिटेरियस राशि की दशा में हमें थोड़ा संभल के चलना चाहिए। और अगर ये सेजिटेरियस राशि महादशा से, यानी जेमिनी की महादशा कोई भी हो, और उससे 6, 8, 12 में आ जाए, तो आप स्टैंप लगा के दे सकते हैं कि कुछ ना कुछ अनिष्ट या दुर्घटना होने ही वाली है। ऐसी है ये सेजिटेरियस राशि की दशा। अब हम आते हैं कैप्रिकॉर्न, यानी मकर। मकर राशि की दशा चेंज की दशा, चेंजिंग की राशि की दशा कही जाती है। लाइफ में छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े चेंज हमें इस कैप्रिकॉर्न राशि की दशा में देखने को मिलती है। आप छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कैसे, यानी कि घर चेंज करना हो, या फिर मैरिज हो जाए, या फिर बच्चा हो जाए, या किसी की डेथ, या कुछ नहीं तो इंसान पतले से मोटा, मोटे से पतला, अपनी पर्सनैलिटी में भी चेंज उसकी हो जाती है। यानी चेंज तो देखेंगे जब भी कैप्रिकॉर्न राशि की दशा चलेगी। यानी जिम ज्वाइन कर लेगा वो अपने आप को थोड़ा सा करने के लिए। तो इस तरीके से जो ये कैप्रिकॉर्न राशि की दशा है वो लाइफ में चेंज लाती है। अब है एक्वेरियस, यानी कुंभ राशि की दशा। कुंभ, कुंभ होता है घड़ा, यानी पवित्र, यानी परोपकार, यानी दान पुण्य, डोनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंसान को नेम फेम चाहिए होता है जब वो अगर कुछ भी अच्छा काम करता है कुंभ राशि की दशा में। यानी परोपकार करेगा तो नेम फेम उसको चाहिए ही चाहिए। और चैरिटी में पैसा बहुत देते हैं जब भी इसकी दशा चलती है। सबसे बड़ी बात इस एक्वेरियस राशि की एक है कि व्यक्ति चपर चपर करके, मतलब बहुत बोलने लगता है, फ्रॉग, मतलब बहुत बोलता है, बोलता ही चला जाता है, चपर 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 चपर, मतलब बोलता ही रहेगा, मतलब एक जरूरत से ज्यादा जिसे बोलना होता है, तो इस राशि दशा में देखा गया है। अब हम आते हैं पाइसिस। पाइसिस है, यानी हमारे इनर व्यक्तित्व को, हमारी इनर पर्सनैलिटी को चेंज करती है। पाइसिस किसी एक चीज का खत्म होना और नई चीज की शुरुआत, ये 12th हाउस की राशि दशा है पाइसिस। तो एक नया जीवन, नई शुरुआत, नई क्रिएटिविटी इसमें बढ़ जाती है। वैसे और हेलो, हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? मैं पाइसिस राशि की दशा बोल रही हूँ। तो टीचर या मतलब कुछ इसी तरीके के लोग देखे गए हैं अगर आत्मकारक पाइसिस राशि में पॉजिटिव होता है तो एक चीज और है कि इसमें कोई फोबिया भी नहीं होता, और ये हमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता से जोड़ती है, मीन राशि की दशा। तो अगर हम दशाओं को देखें तो एक लियो और एक सेजिटेरियस, ये दो दशाएं अच्छी नहीं मानी गई। लिब्रा सबसे बेस्ट मानी गई है, और कुंभ और मीन भी ठीक है, वो भी अच्छी है। तो हमें अलर्ट हमेशा सेजिटेरियस राशि को लेके होना चाहिए। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा राशियों की, तो इसके दशाओं के बारे में कि जेमिनी की दशाएं कैसी होती हैं, हम उसको किस तरीके से देखेंगे, ये थोड़ा सा भी मैंने शॉर्ट में ही समझाया है। अब मैं थोड़ा सा बेसिक समझा के फिर मैं एक कुंडली प्रिडिक्ट करूंगी, है ना। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कुंडली प्रिडिक्ट करने से पहले, कि कई बार हम वैदिक में उलझ जाते हैं, वैदिक में पराशरी पद्धति को लेके। वो कैसे, कि हमने देखा है कि अगर वहां पे चलती है प्लानिट की दशा पराशरी पद्धति में,
और जेमिनी में चलती है राशियों की दशा। तो राशि और प्लैनेट, ये दो अलग अलग, हम कैसे इसको देखेंगे कि पराशरी पद्धति में अगर सपोज कीजिए वीनस की दशा चल रही है, तो वीनस यानी वृषभ राशि और तुला राशि, और बैठा कहाँ पर है, किसी और राशि में, और देख किसी किसे रहा है, किसी और को, मतलब किसी और राशि को देख रहा है, किसी और लॉर्ड को देख रहा है। तो अब हम कई बार ब्लैंक हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वीनस के रिजल्ट कौन से उससे लें, कौन से हाउस से लें, उसकी कौन से हाउस के रिजल्ट हमें मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी लाती है जेमिनी। उसमें एक राशि की दशा मिल जाती है हमें, हमें उसमें मिलेगी टॉरस राशि की दशा। तो हमें ये पता लग जाएगा कि टॉरस राशि में जो भी कारक बैठा है, और टॉरस राशि का जिस भी प्लानिट के, जिस भी चर कारक के संग, जिस भी चर सिग्निफिकेंस के संग संबंध जुड़ रहा है, वही हमें इवेंट देखने को मिलेंगे। यानी हमें पर्टिकुलर एक हाउस मिल गया, अब उसी हाउस से रिलेटेड हम चीजें निकाल के देखेंगे। बाद में मैं आपको एक फॉर्मूला भी दूंगी कि किस तरीके से कुंडली में प्रिडिक्शन निकालते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जेमिनी पद्धति जो है वो पराशरी पद्धति को समझने में हमारी बहुत हेल्प करती है। अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम पराशरी पद्धति से और जेमिनी पद्धति से, दोनों से ही हम निकालते हैं, सबसे पहले हम जब सीख जाएंगे तो जेमिनी पद्धति से हम पहले एक इवेंट निकालेंगे, उसी इवेंट को जब हम पराशरी में लगा के चेक करेंगे तो बड़ी इजीली दिख जाएगा, क्योंकि हमें पहले से पहले पता लग गया था। और अगर दोनों से ही एक इवेंट निकल रहा है तो हम हमें कंफर्म हो जाएगा, 100% आप स्टैंप लगा के दे सकते हैं कि ये इवेंट होगा ही होगा। अब इसमें आपका एक दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि पराशरी से अलग दिख रहा है और जेमिनी से अलग दिख रहा है, मतलब दो इवेंट अलग अलग दिख रहे हैं, तब हम 50% बोलेंगे कि ये इसके मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, ये इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यानी जेमिनी और पराशरी दोनों को लगा के, दोनों को मिक्स करके, जो कि कंपोजिट टेक्निक कहलाती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लास में सिखाऊंगी। कंपोजिट टेक्निक कैसे हम लगा के चेक करेंगे, तो आप, और वो आपको एकदम एक्यूरेसी के साथ 100% रिजल्ट देंगे ही देंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं जेमिनी फंडामेंटल सिखाने से पहले कि इसमें 7 चर कारक होते हैं, राहु केतु को हम नहीं लेते। अब एक मैं कुंडली आपको लगा के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम जेमिनी में इवेंट निकालना चर दशा से देखेंगे। राइट। मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, सबको दिख रही है? आई थिंक कामनी जी ही हैं जिनको जेमिनी नहीं अभी, मतलब एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा उनका भी अभी ज्यादा उनको, मतलब फील्ड में है नहीं अभी, है ना, बाकी आप सब लोगों को तो आता है। लेकिन मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा उनको भी समझाना चाहूंगी, और जो नए हैं उसमें उन लोगों को भी समझाना चाहूंगी। इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में चर कारक देखते हैं, यानी हाईएस्ट डिग्री वाला कारक कौन है, वो हमारा बनता है आत्म कारक। तो आप ये कुंडली एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से, फिर मैं निकालना दिखाती हूँ।
हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे है सैटर्न की, तो सैटर्न बना ए के। अब उसके बाद नेक्स्ट डिग्री किसकी आ रही है, सन की आ रही है। सन बना यहाँ पे ए एम के। अब इसके बाद थर्ड हाईएस्ट डिग्री किसकी है, अमात्य कारक के बाद आता है भ्रात कारक, वीनस। वीके। वीके, वीनस। हाँ जी, वीनस। इसके बाद फोर्थ हाईएस्ट डिग्री किसकी है, मार्स। एम के। एम के बाद आएगा पुत्र कारक पी के, मून। हाँ, मून की आ जाएगी। पुत्र कारक के बाद हमारा जगह ज्ञाति कारक, जुपिटर। अनदर। इसके बाद लास्ट हमारा आ जाएगा दारा कारक, सबसे लोएस्ट डिग्री दारा कारक, राइट। इस तरीके से हमने सेवन चर कारक मतलब डिग्री वाइज कि हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उसके अकॉर्डिंग हमने ये ले लिए। बाकी तो मैं ढंग से क्लास में ही समझा पाऊंगी, अभी तो बस मैं थोड़ा शॉर्ट में ही समझा रही हूँ। तो अगर समझ में नहीं आए किसी को तो घबराना मत, मैं सब समझाऊंगी धीरे धीरे, है ना। और कई कुंडलियों पे हम ये सब लगा के देखेंगे। और फर्स्ट पद, मैं इसमें सिर्फ दो दो पद सिखा देती हूँ, क्योंकि बाकी ना आपको मैं बाद में ही बता पाऊंगी। फर्स्ट पद मतलब यानी कि ये क्या है, 9 नंबर राशि, सेजिटेरियस। तो इसका लॉर्ड कौन है, जुपिटर, है ना। तो यहाँ से हम जुपिटर तक काउंट करेंगे तो कितना आएगा, वन यहाँ से करेंगे तो हम ट्वेल्थ में बैठा है जुपिटर, है ना। तो जुपिटर से ट्वेल्थ तक हम काउंट करेंगे, यहाँ से हम काउंट करेंगे ट्वेल्थ तक, तो हमारा ये आएगा लिब्रा राशि, तुला राशि। तो पद लगन हमारा यानी फर्स्ट पद, इसको हम आरूढ़ लगन, फर्स्ट पद, पद लगन, तीनों ही बोलते हैं। ये हमारा पद लगन हो गया, राइट। मैं एक और समझा देती हूँ, इसके बाद तो फिर मैं प्रिडिक्शन पे आ जाऊंगी। अब ये है राशि, इसका शुक्र। लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न, वन टू, वन टू। तो ये हो गया सेकंड पद। अब इसी तरीके से हम सारे पद निकाल लेंगे, राइट। धीरे धीरे ये सब आपको मैं समझा दूँ। अब सबसे पहले जो मैं इस कुंडली में बताने जा रही हूँ, ये कि फीमेल की कुंडली है, एक लड़की की कुंडली है। और वो लड़की जो है वो कनाडा गई है पढ़ने के लिए। और जब वो गई भी नहीं थी तब ये कुंडली आई थी। तो उसकी मदर ने पूछा था क्या वो जा पाएगी या नहीं। मोस्टली अब आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर मतलब पढ़ने जा सकेंगे या नहीं, क्योंकि वो पैसा भी नहीं लगाना चाह रही थी। तो बाहर जाने के लिए और पढ़ाई के लिए हम सबसे पहले क्या क्या लेंगे, मैं तो देखती हूँ। अब मैं ये इरेज कर देती हूँ ये वाला पार्ट। मैंने फोटो का निकाला नहीं है मैम, डिग्रीज कोई लिखा बात नहीं नहीं, है, चलेगा ना? कोई बात नहीं। हाँ चलेगा, ये देखिए ऊपर डेट ऑफ बर्थ मैंने तो डाल दी है। और वैसे भी मैं आपको दे दूंगी ये रिकॉर्डिंग ना। हाँ जी। बाहर जाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या संबंध आ रहा है, लगन लग्नेश को देखते हैं हम। लगन लग्नेश, फिफ्थ हाउस पढ़ाई के लिए देख रहे हैं, तो फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड का संबंध हम देखेंगे, है ना। तो अब कुंडली में ये क्या कहलाएगा, कुंडली में ये कहलाएंगे एक तो फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड। अच्छा, बाहर जाने के लिए हम थर्ड हाउस को देखते हैं, अभी बताऊंगी क्यों देखते हैं। थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस।
बाहर जाने के लिए। और 9th हाउस, तो जातक घर से बाहर जाता है अगर ये संबंध जुड़ता है। थर्ड हाउस मैंने बताया था, थर्ड हाउस होता है फोर्थ हाउस का द्वादश। 7th हाउस बाहर जाना दिखाता है, विदेश। 12th हाउस आप सबको पता है विदेश में रहना दिखाता है। 9th हाउस भी बाहर जाना और भाग्य, और हायर स्टडी के लिए ये लड़की गई थी, तो उसके लिए हम 9th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस और 9th हाउस। क्लियर है? अब उस समय दशा चली थी लिब्रा में जेमिनी की। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देती हूँ। तुला, जमाई, यानी मिथुन। तो लिब्रा में मिथुन की दशा। 7th हाउस का के लिए लिया मैम? 7th हाउस को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि विदेश ओवरसीज। जाना दिखाता है। तो 9th हाउस भी विदेश जाना। दिखाता है, 7th हाउस भी दिखाता है। 9th हाउस हायर स्टडी भी दिखाता है, 7th हाउस विदेश जाना दिखाता है, और जो 12th हाउस है वो विदेश में रहना दिखाता है, वहां जाके आप रहोगे। 7th हाउस बाहर जाना दिखाता है विदेश के लिए। जब भी आप देखिए किसी का पासपोर्ट तैयार हो जाता है तो 7th हाउस जरूर एक्टिवेट होगा, बिना 7th हाउस के एक्टिवेट नहीं जा सकता मैम इधर विदेश आपने में जब ये, जाना। आई हैव वन क्वेश्चन मैम, जब ये आपने जेमिनी बोला, बताया, हम्म, तो जेमिनी मीन्स इट विल बी 3rd हाउस और इट विल बी 7th हाउस? योर एज पर द कुंडली। अच्छा वो रही थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस। थर्ड, जेमिनी के हिसाब से नहीं 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 नहीं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, अभी मैं समझाऊंगी, अभी बताऊंगी। ओके। ठीक है। हाँ अभी मैं बताती हूँ, अभी उसी पे आती हूँ। एक सेकंड। हमें दशा किसकी मिली है? लिब्रा की। लिब्रा कहाँ पे है? ये रही। राइट, ये है लिब्रा, महादशा। और अंतरदशा मिली है जेमिनी की। ठीक है। यानी जोडियक का नंबर जहां जाएगा वो ही समझने का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मिथुन को। अब जेमिनी को ये थर्ड हाउस मत समझिए, हम्म। इसको थर्ड हाउस नहीं समझना आपने। ये जहां पर भी राशि है, जहां पर भी राशि पॉजिटिव है, उसी हाउस को देखना है। ये 7th हाउस में है तो 7th हाउस, और ये लिब्रा ये 11th हाउस में है तो 11th हाउस। इसको 7th हाउस से कंसीडर मत कीजिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने। राइट। अब जैसे कि मैंने बताया विदेश जाने के लिए, मैं बहुत स्लोली स्लोली से पढ़ाऊंगी आपको। विदेश जाने के लिए हम क्या देखते हैं? या तो मिथुन राशि की दशा चले, कर्क राशि की, मीन राशि की, ये रीलोकेशन दिखाते हैं। अब लगन से हम देखते हैं। पहले मैं एक फॉर्मूला थोड़ा सा ही बताती हूँ। महादशा इधर लिख देती हूँ, महादशा इधर है अंतरदशा। महादशा किसकी थी बताई मैंने? तुला की। लिब्रा। अंतरदशा मिथुन की। राइट। तो सबसे पहले हम लगन से देखेंगे। लगन से तुला राशि यानी 11th हाउस की राशि दशा, और अंतरदशा यानी 7th हाउस की राशि दशा। लगन से देख लिया। अब हम जेमिनी के पद लगन से देखेंगे। जेमिनी का पद लगन, यहां से जो पद लगन है वो अंतरदशा में, ओ सॉरी महादशा में। लगन, ये इसको लगन बोलेंगे, पद लगन जो है वो महादशा में स्थित है, पॉजिटिव है। पद लगन की महादशा। और यहां से हम मिथुन की तरफ आएंगे तो 7th 8th 9th, 9th हाउस की राशि।
लगन से देख लिया, पद लगन से देख लिया। अब हम कारकांश लगन से देखेंगे। कारकांश लगन में आपको बाद में निकालना सिखाऊंगी कैसे दिखते हैं। तो कारकांश लगन से, के एल से, के एल से वन, नहीं, कारकांश लगन से, हाँ ठीक है। कारकांश लगन तो अंतरदशा में स्थित है, तो इधर लगन बोल दी। 1 2 3 4 5, फिफ्थ हाउस की राशि दशा। राइट। अब हमने ये देखा कि लगन से जो है 11th हाउस यानी इच्छा पूर्ति की दशा, महादशा जो है लगन से, तुला राशि कहाँ पे आ गई, 11th हाउस की, जो मैं वैदिक से बता रही हूँ। और मिथुन क्या है, 7th हाउस की। 7th हाउस क्या है, बाहर जाना, विदेश में जाना। विदेश में जाना और आना होता है किस्म से ये। मगर जो एक रहता है बंदा, जब बाद में रहता है ना, तो पहले तो वो जाता है, फिर वहां पे रहना शुरू करता है। तो ये 7th हाउस और 11th हाउस की दशा। पद लगन जो जेमिनी का है, वो महादशा में ही स्थित है, और उसमें 7th पद भी पढ़ाई में बाद में इसमें आती चले। पद लगन जो है वो तुला राशि में स्थित है। पद लगन यानी लगन, लगन यानी शरीर, वो महादशा में आ गया। पद लगन यानी लग्नेश जो है वो तुला राशि में आ गया। और यहाँ से 9th हाउस हायर स्टडी के लिए हम देखेंगे, वो देखते हैं 9th हाउस। तो पद लगन से 9th हाउस की अंतरदशा राशि। अब कारकांश लगन से देखेंगे हम, कारकांश लगन से 5th हाउस की 1 2 3 4 5, 5th हाउस यानी एजुकेशन, 5th हाउस की राशि दशा। और कारकांश लगन जो है वो अंतरदशा में ही आ रहा है। लगन बार बार आप देखेंगे लगन आ रहा है। लगन क्या है, हमारा शरीर, जातक स्वयं जब भी किसी भी चीज के लिए किसी भी हम घटना को देखते हैं, तो जातक जब उस चीज से जुड़ जाता है, लगन हो या लग्नेश हो, है ना, तो लगन लग्नेश दोनों में से कोई भी चीज जुड़े, तो वो हमारे शरीर के ऊपर आती है, यानी हमारा शरीर उसी इवेंट को दिखाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाएंगे। अभी आपको दूसरी तरफ ले जाती है। तो मैंने सिर्फ इतना शॉर्ट में समझाया, बाद में आपको समझाऊंगी कि मुद्दे की बात यह है कि 11th हाउस इच्छा पूर्ति, 7th हाउस विदेश जाना, 9th हाउस बार बार आ रहा है, जो कि हायर स्टडी और एजुकेशन के लिए 5th हाउस। अभी मैं जेमिनी पे आती हूँ पूरी तरीके से, वो वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम देखेंगे राशि दशा का इफेक्ट कैसे आ रहा है। सबसे पहले तो महादशा को देखेंगे। महादशा है लिब्रा की, तो लिब्रा पे एस्पेक्ट देखेंगे। लिब्रा में क्या आ रहा है, लिब्रा, लिब्रा में आ रहा है पद लगन। राहु, राइट। पद नहीं, लगन। 7, हाँ राहु आ रहा है, राइट, राहु। राहु अगेन विदेश यात्रा को दिखाता है। जब भी, हाँ एक चीज और मैं बता दूं, चलिए मैं बता देती हूँ। जब भी कोई राशि की दशा चलती है और उसमें राहु बैठा हो, तो वो आपको विदेश यात्रा कराएगा ही कराएगा। और कर्क राशि में अगर बैठा हो राहु, तो आप स्टैंप लगा के दे सकते हो, 110% कराएगा। यानी इनवेरिएबली मैडम वीजा के लिए अप्लाई किया होगा तो भी वीजा मिल जाएगा। हाँ, वीजा के लिए फिर 7th हाउस जरूर एक्टिवेट होना चाहिए, बिना 7th हाउस के एक्टिवेट के नहीं होगा। 7th हाउस ये दारा कारक। लिब्रा राशि की दशा में हमारे पद लगन मिला, राहु मिला। अब हम इस मैम पे मैम एस्पेक्ट देखेंगे। मैम एक धरा मिनट मैं इस कारक पे, तो लोएस्ट डिग्री हो गई ना। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दारा कारक मीन 7th हाउस, दारा कारक जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड कहलाता है। क्योंकि अभी सारा फंडामेंटल तो मैं आज समझा नहीं पाऊंगी ना, इसलिए मैं थोड़ा सा बस मोटा मोटा ही समझा रही हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाए। अब लिब्रा इस राशि दशा पे, ये महादशा है, महादशा में क्या प्रॉमिस देगी। तो महादशा से पहले हम 5th हाउस देखेंगे, तब हम पकड़ेंगे चीजों को। राइट। तो हम महादशा को लगन बना के भी देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लगन बना रही हूँ, इसको रोटेट कर लेंगे कुंडली में ना, 7th हाउस को लगन बना देंगे, फिर वहां से देखेंगे 5th हाउस। तो 1 2 3 4 5, देखिए 5th हाउस में पुत्र कारक आया है, पुत्र कारक मून बना है इधर, और 5th पद भी आया है। 5th पद भी 5th हाउस को ही
रिप्रेजेंट करता है। और ए के यानी आत्मकारक यानी लग्नेश स्वयं। और थर्ड पद यानी मैंने फिर से बताया था कि बाहर जाने को दिखाता है, क्योंकि ये फोर्थ का 12th है। और थर्ड पद जो है एफर्ट्स भी दिखाता है, क्योंकि इस लड़की ने खुद एफर्ट्स किए। तो महादशा से 5th हाउस में हमने देखा, महादशा में राहु यानी विदेश जाने का प्रतीक, और यहाँ से 5th हाउस में पुत्र कारक आत्मकारक के संग बैठा है। और पुत्र कारक और आत्मकारक एक ही राजयोग भी बनाते हैं। पी के 1 सेकंड। तो राजयोग बनाने वाली राशि का भी संबंध जुड़ा है, पुत्र कारक और एक। राजयोग तो काफी बनते हैं मैम, तो स्पेसिफिकली नहीं, थर्ड। राजयोग राशि राशि में देखेंगे, राशि में कौन सी राशि में बन रहे हैं। तो महादशा से 5th हाउस में बन रहे हैं, महादशा से इसका लगन बनाया ना, 1 2 3 4 5। तो 5th हाउस में राजयोग बन रहे हैं, इसीलिए एजुकेशन के लिए जा पाई है। थर्ड पद दिया है, तो थर्ड मतलब एफर्ट्स किए, उसने खुद एफर्ट्स किए, कि किसी ने उसका साथ नहीं दिया, फैमिली में किसी ने नहीं दिया, खुद किया उसने। तो यहाँ से हमने 5th देख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं, अब हम अंतरदशा राशि से 5th हाउस देखेंगे। 1 2 3 4 5 लिब्रा। लिब्रा, यानी अंतरदशा राशि से भी जो है लिब्रा, वो 5th हाउस की राशि दशा, जिसमें कि पद लगन राहु 7th पद, ये तीनों ही पड़ रहे हैं, तो पता लग रहा है। अब हम इवेंट निकालने के लिए कैसे देखेंगे कि वो जा पाएगी या नहीं। ये तो हमने सिर्फ प्रॉमिस देखा है ना, कि प्रॉमिस क्या दिखा रहा है। यानी एजुकेशन के लिए देखना है हमने 5th हाउस, महादशा से और अंतरदशा से। महादशा ने प्रॉमिस दे दिया कि हाँ ये इवेंट होगा, अब अंतरदशा उस प्रॉमिस को निभाएगा। तो महादशा से हम महादशा पे सबसे पहले इफेक्ट देख लेते हैं किस किस के आते हैं। लिब्रा में पद लगन आ गया, राहु आ गया, मैं भी राजू इसको हटा देती हूँ यहाँ से। अब एस्पेक्ट में अभी सिखा नहीं रही हूँ आपको, सिर्फ वैसे भी निकाल के बता रही हूँ। ये है चर राशि। चर राशि स्थिर राशि को देखती है, तो अपने साथ वाली को छोड़ देगी, बाकी को देखेगी। तो ये देखेगी 11th, यानी इसका संबंध जुड़ेगा एके से, यानी आत्मकारक यानी लग्नेश कुंडली का, पुत्र कारक यानी 5th हाउस, पुत्र कारक तो 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है ना। और 5th पद का भी संबंध जुड़ रहा है, और थर्ड पद यानी एफर्ट्स। 11 और 2, 2 में तो कोई नहीं बैठा, 5 यानी धारा कारक। धारा कारक अगेन 7th हाउस, धारा कारक मीन्स 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो महादशा ने प्रॉमिस ये दे दिया, पद लगन यानी लगन हो गया आपका, राहु यानी विदेश यात्रा, ए के यानी आत्मकारक, पी के यानी एजुकेशन का कारक, 5th पद यानी एजुकेशन, थर्ड पद यानी एफर्ट्स, धारा कारक यानी बाहर जाना, विदेश जाना, अपने पेपर रेडी करना, ये सब हमें महादशा ने प्रॉमिस दिया। अब अंतरदशा उसको कैसे दिखती है। अब अंतरदशा से 9th हाउस का संबंध जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि 9th हाउस क्या, हायर स्टडी, वो हायर स्टडी के लिए गई थी ना। अब ये अंतरदशा है मिथुन की। अब इस दशा का संबंध देखते हैं, इधर कारकांश लगन पड़ा है, ये मैं बाद में आपको समझाऊंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये कारकांश लगन जैमिनी का। और इसमें 9th पद बाद में समझाऊंगी मैं आपको। 9th पद क्या है, हायर स्टडी। पदों को हम किस तरीके से देखते हैं कभी कोई नहीं समझाता, ये हमने रिसर्च में ही सीखा है। सिर्फ पुत्र कारक आत्मकारक अमात्य कारक यही बता दिया जाता है, पद का क्या यूज होता है ये मैं आपको इस बार सिखाऊंगी। कारकांश लगन 9th पद। अब ये है ड्वेल राशि, तो ड्वेल राशि को ही देखते हैं। इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, कारकांश लगन 9th पद। और इसके बाद ये थर्ड, ये इधर आती हूँ मैं, मात्र कारक एम के यानी 4th हाउस के संग क्या पड़ा है, 8th पद और 6th पद। 6th पद है जॉब,
एट्थ पद है बाहर जाना, मातृकारक पीड़ित हो गया एट्थ पद, यानी घर से बाहर। सिक्स पद। अब नौ में तो कुछ नहीं है, हाँ ट्वेल्थ में है सेकंड पद। सेकंड पद है धन और जॉब। हाँ जी। अब देखिए कारकांश लगन इसमें पड़ा है नाइन्थ पद। जब भी हम देखेंगे तो नाइन्थ पद हमें देखना ही पड़ेगा, बिना नाइन्थ पद के हम कुछ नहीं देख पाएंगे। तो कारकांश लगन के अंदर नाइन्थ पद होना, यानी और सेवंथ हाउस, लगन से सेवंथ हाउस, ये भी हम कंसिडर करेंगे, यानी बाहर जाने का प्रॉमिस दिखा रहा है। इसका संबंध यहाँ पे मार्स, यानी मातृकारक, मातृकारक के संग एट्थ पद, यानी मातृकारक यहाँ पे पीड़ित हुआ यानी बाहर जाना। सिक्स पद, ये लड़की जॉब भी कर रही है और जॉब करके उसने अपना लोन लेके उसने किया था, लोन भी चुकाया उसने। और सेकंड पद, यानी जब जॉब करेगी तो पैसा भी आएगा। इस तरीके से देखते हैं कि महादशा राशि ने प्रॉमिस दिया जाने का बाहर, और अंतरदशा राशि ने लगन में ही नाइन्थ पद देके और मात्र कारक को पीड़ित करके एट पद और सिक्स पद और सेकंड पद, यानी ये दिखाया इवेंट कि वो लड़की बाहर हायर स्टडी के लिए जरूर जाएगी। और किस दशा में जाएगी? तो लिब्रा और जेमाइन, यानी मिथुन राशि की दशा। और मिथुन राशि की दशा मैंने वैसे भी बताया था कि चाहे मिथुन, पाइसिस, ये याद कर लीजिएगा, मिथुन, पाइसिस, और एक और बताई थी मैंने, हाँ लिब्रा, इन राशि की दशा में, नहीं कैंसर। सॉरी, कर्क, कर्क, कैंसर, कैंसर, सॉरी सॉरी, कैंसर, 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 मिथुन और पाइसिस, इस राशि दशा में जो जातक है बाहर जाता है, ये फॉरेन ट्रेवल, ट्रेवल के, ओ सॉरी, बाहर जाने के रूल एंड रेगुलेशन बताते हैं, यानी ये जातक बाहर हायर स्टडी के लिए जाएगा। और ये क्यों एजुकेशन के लिए जाएगा? क्योंकि ये आत्मकारक। और अच्छा, मैं इसका संबंध भी दिखाती हूँ। अगर हम और ज्यादा डीप में जाएंगे, अभी मैं थोड़ा डीप में ले जाना नहीं चाहती क्योंकि इतनी जल्दी आप समझ नहीं पाएंगे शायद। हाँ, इसका चल थोड़ा सा ही समझा देती हूँ कि जो महादशा से फिफ्थ हाउस पे जो ये राजयोग बन रहा था, तो ये राजयोग दो तीन बने हैं। एक सेकेंड, मैं इसको इरेज करती हूँ। जब भी राजयोग कारक ग्रहों की दशा चलेगी तो लाइफ में हमें कुछ ना कुछ अचीवमेंट होती ही है, ये 100% है। र- जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, थोड़े से एफर्ट से ही मिल जाता है। तो यहाँ पे राजयोग बना है AK का प्लस PK का प्लस AK प्लस दारा कारक। अभी बताऊंगी क्यों। PK प्लस दारा कारक, यानी ये तीन राजयोग बने हैं कुंडली में। ये देखिए ये है, जब महादशा से हमने नाइन्थ हाउस भी देख लिया था इससे, तो हो गया सेवन, एट, नाइन्थ, ठीक है। और यहाँ से भी नाइन्थ हाउस देखा था, सेवन, एट, नाइन्थ, यानी महादशा से भी आप नाइन्थ हाउस देखेंगे इसमें, और अंतरदशा से भी नाइन्थ हाउस देखेंगे इसमें। तो इतने सारे राजयोग बनने के कारण यह जातक विदेश यात्रा पे जा सका। ये 11 और 5 के एस्पेक्ट नहीं है, 11 और 5 में, ये मैं लगन से ले रही हूँ। दूसरी चीजें ये बाद में समझाऊंगी मैंने कैसे बताया आपको, है ना। क्योंकि ये भी स्थिर राशि है और ये भी स्थिर राशि है, तो ये एक दूसरे को नहीं देखेगी। अब AK से भी हमने फिफ्थ हाउस निकाला था,
1 2 3 4 5। हाँ, AK से भी निकाला था शायद हमने। AK से फिफ्थ हाउस में, यानी आत्मकारक से फिफ्थ हाउस में नाइन्थ पद पड़ा है। तो बार बार पुत्र कारक फिफ्थ पद, नाइन्थ पद, ये हमें बताता है कि जाति का बाहर पढ़ने के लिए जरूर जाएगी। और ये हमने महादशा और अंतरदशा, मतलब महादशा प्रॉमिस देती है, श्वास लगन से भी पता लगता है। और श्वास लगन अगर मैं यहाँ पे निकालने बैठूंगी, समझाने बैठूंगी, तो बहुत मतलब टाइम लग जाएगा मुझे। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरीके से हम इनको और ज्यादा देख सकते हैं, क्लैरिफाई, बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ। तो जितना मैंने अभी आपको समझाया है उतना आप लोगों की समझ में आया। तो फिर बाद में मैं आपको थोड़ा सा और समझाती हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा और समझा देती हूँ, और अलग से बता रही हूँ मैं आपको ये। इसमें आपको लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया ना, जिसने ज्वाइन किया है। कोई एक ऑन करके बोला, थोड़ा थोड़ा ही कह रही हूँ मैं, भी पूरा समझ में नहीं आएगा तुम जल्दी ना। मैम इसमें एक डाउट है मुझे। हाँ जी, बोलिए। आपने 11th हाउस एक्टिव बोला है, बट ये 12 को हम्म। भी तो negate कर रहा है। हाँ जी। 11th हाउस आपने एक्टिव बोला है, बट वो 12 को भी तो नेगेट कर रहा है। अगर हम 12th को कंसिडर, जैसे हम कहते हैं फोर्थ को नेगेट 3 करता है, मतलब तो उस हिसाब से ये नेगेट नहीं हुआ। ये नहीं नहीं फोर्थ। नहीं नहीं नहीं, ये आप दूसरे, आप नहीं नहीं, उस तरीके से नहीं। देखिए, राहु जहाँ पे बैठ जाता है ना, तो अपने आप विदेश यात्रा हो जाती है। मैंने ये भी बोला है पॉइंट। और तुला राशि की दशा जेमिनी में इच्छा पूर्ति की है। आप इस ट्वेल्थ का ट्वेल्थ कह रही है ना, इसको ट्वेल्थ का हाँ ट्वेल्थ जी, कह रही है ना, 11th को। हाँ जी, हाँ जी। तो और ज्यादा कंफर्मेशन मिल रही है आपको बाहर जाने की। इससे ज्यादा और क्या होगी? एक पॉइंट तो आपने बता दिया, ट्वेल्थ का ट्वेल्थ। हम्म। अब जैसे मैंने फोर्थ का यहाँ पे, फोर्थ का ट्वेल्थ यहाँ पे बताया ना, थर्ड हाउस को। हाँ जी। तो ऐसे ही ये है। अब ये बहुत सारी चीजें होती है मैडम, ये तो बहुत समझानी पड़ेगी, लेकिन अभी तो मैं इतना ही कि जितना आप लोगों की समझ में आ जाए ना, थोड़ा थोड़ा। आप एक चीज नोट कर लीजिए, जिस भी हाउस में राहु बैठा होगा, वो उस राशि की दशा जब भी चलेगी तो आपको बाहर ले जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, मैं अब आपको, अभी मैं स्क्रीन हटा देती हूँ। हाँ जी। अब मैं आपको कुछ पिन पॉइंट बताना चाहूंगी कि 1 मिनट में आप कैसे कुंडली में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा बताऊंगी मैं इसमें, क्योंकि शायद कुछ लोगों को समझ आ भी सकता है, नहीं भी। वैसे तो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना। महादशा 1 से लेके 12 हाउसेस, यानी एरीज से लेके पाइसिस तक, जिस भी राशि की चलेगी उसको लगन बना लो, उसको रोटेट कर लो, लगन बना लो। राइट। उससे 6 8 12 हाउसेस देखो, 6 8 और 12। अब उस हाउसेस में ये देखो कि कौन से चर कारक यानी जेमिनी कारक आ रहे हैं। सपोज कीजिए कि 8th हाउस में मात्र कारक आ गया, तो आप अलर्ट हो जाइए कि मात्र कारक 8th हाउस में आया। अब इसके लिए हम कंफर्मेशन भी देखेंगे थोड़ी सी। वो हम क्या देखेंगे कि लगन से 4th हाउस, 8th हाउस में मात्र कारक का ना, मात्र कारक क्या करता है? 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है मात्र कारक। तो इसीलिए सिंपल बोल रही हूँ, बिल्कुल सिंपल। लगन से 4th हाउस चेक कीजिए, अगर वहां पर ज्ञाति कारक आ रहा है और ट्रांजिट में भी ज्ञाति कारक का संबंध एम के या ज्ञाति कारक के संग जुड़ रहा है, तब आप उसको ये बोल सकते हैं। अभी एक चीज मेरी रह गई है, इसमें बताऊंगी मैं। तब आप उसे बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी बाय करते, प्रॉपर्टी बाय अगर कर रहा है व्यक्ति, तो उसको बिल्कुल मना कर दीजिए। लिटिगेशन में जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी फंस जाएगी। एक चीज मैंने और इधर अभी नहीं बताई, जो बताने जा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई भी ध्यान नहीं देता। 4th हाउस के रिजल्ट एम के क्या है? 4th हाउस, 4th हाउस में तो प्रॉपर्टी भी है, 4th हाउस में तो मदर भी है, 4th हाउस में तो व्हीकल भी है। अब आप ये कैसे चेक करोगे कि व्हीकल के संग कुछ होने वाला है,
या प्रॉपर्टी बाय करने वाला है, या मदर को हेल्थ इशू होने वाले हैं, ये भी तो आपका क्वेश्चन हो सकता है ना। तो अब हम इधर कारक को पकड़ेंगे। कारक क्या? प्रॉपर्टी का कारक मार्स है। तो मार्स का ट्रांजिट यदि फोर्थ हाउस पे ज्ञाति कारक के ऊपर हो रहा, मार्स का, या फिर एट्थ हाउस में मातृ कारक के ऊपर हो रहा, समझिए, फोर्थ हाउस और मातृ कारक के ऊपर मार्स का ट्रांजिट हो रहा, तो 110% प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ लफड़ा आ ही जाएगा। आप उससे कह दीजिए अभी थोड़ा समझ लीजिए, अभी आप प्रॉपर्टी बाय मत कीजिए। ये मैंने एक छोटा सा पिन पॉइंट बताया। इतनी इतनी जल्दी कोई भी टेक्निक नहीं बता सकती। ये मैंने पिन पॉइंट बताया आपको, छोटा सा। आप लोगों को समझ में आया? अब आप लोग मेरे को जाइए और मुझसे पूछिए, मतलब इस तरीके से एक्यूरेसी के साथ जेमिनी प्रेडिक्शन देती है। आप अपनी अपनी कुंडलियों में भी चेक करना, जब भी किसी की प्रॉपर्टी फंसी हो या प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ विवाद आया हो, बाय करने के और प्रॉपर्टी में लिटिगेशन के दोनों के अलग अलग चीजें मैं बताऊंगी कैसे हम देखेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम ये क्या हाँ जी। वैदिक से बिल्कुल डिफरेंट है? नहीं नहीं, वैदिक का ही एक अंग है। ये जैसे ऋषि मैं पराशर पिछले थे। हाँ नहीं, मैं बताती हूँ, ऋषि पराशर थे जिन्होंने विंशोत्तरी दशा और वैदिक का ही किया। उन्हीं के पुत्र थे ऋषि जैमिनी। तो जो जैमिनी ही जो एस्ट्रोलॉजी है वो वैदिक की ही हेल्प करती है। और जैमिनी जो है, मैं तो हमेशा कुंडली जो है जैमिनी में ही देखती हूँ, वैदिक में भी जाने की जरूरत नहीं लगती मुझे तो। और डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन थोड़ा सा अलग है। कारक वही रहेंगे जो वैदिक के हैं। कारक यानी प्रॉपर्टी का कारक कौन है? मार्स। मर्स। और घर बनाने का कारक कौन है? जुपिटर। और हाँ, और एक अलग से अगर कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो उसका सिग्निफिकेंस कौन है? सैटर्न। सैटर्न। मदर का कारक कौन है? मून। वो मून। इसमें रहेंगे, कारक तो कारक सब सेम रहेंगे, बस एक ने एस्पेक्ट एस्पेक्ट अलग रहेगी, राजियों अलग रहेंगे, जो कि मैं आपको जीरो से ओके। सिखाऊंगी, एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी। क्योंकि क्योंकि एक्चुअली मैं अगर पिछले दो हमारी तीन साल से वैदिक कर रही हूँ, बट वर्ड मेरे लिए ये बिल्कुल नए थे जो आपने आज इंट्रोड्यूस हम्म, कराया, तो आई नेवर हर्ड दीज वर्ड्स। हाँ जी हाँ जी, नहीं सुने होंगे, क्योंकि जैमिनी ज्योतिष जो है ना, हर कोई मतलब इसके अंदर किसी कमांड बहुत लोगों की, मतलब पढ़ाया भी कम गया है। और पढ़ाने एक समझना और उसको आगे समझाना, दो अलग अलग चीजें हैं। और मैं हमेशा ये जैमिनी से ही मतलब जो है प्रिडिक्ट करती हूँ। और मेरे इसमें एक दो स्टूडेंट भी हैं जो कि जैमिनी से ही प्रिडिक्ट करते हैं, और वो मुझसे ये चरदशा सीखने आए हैं इसी में। और जैमिनी जो बहुत इजी है, वैदिक में बहुत ज्यादा वो है, मतलब हाँ, मतलब बहुत क्लैरिटी ही कम है, बहुत बहुत क्लैरिटी सारी कम है, चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत इसमें आपको सारी इतना नहीं चीजें समझना। थी। इसमें मैंने आपको कितने दिन सिंपल की सा बताया, 6-8 कितनी बार होंगे। क्लासेस होगी? इसमें ये हो जाएंगे 16 क्लासेस में दूंगी, है ना। और ओके। इसमें मैं एक बोनस लेक्चर भी दे रही हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है इसमें। मेरा ये है कि मैं इसमें रेमेडी भी बताऊंगी, ताकि आप एक अलग से इंडिविजुअल एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन सके। और 1 घंटा क्लासेस रहेंगी, उसके बाद किसी की कुछ भी अगर कुछ क्यूरियोसिटी है तो पूछ सकता है, कुछ भी डाउट्स है। और वैसे तो देखिए ये जो कोर्स है, मैं मतलब बहुत बार मतलब पढ़ा चुकी हूँ, जेमिनी कई बार मैंने पढ़ाई हुई है, और बहुत लोगों को पढ़ाई हुई है। और मेरा जो एक मकसद ज्यादा है ये है कि मैं जेमिनी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाऊं और उनको उसका लाभ मिले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जुड़े, मेरे साथ जुड़े। तो इस मैम वजह से। मैम कौन से दिन क्लासेस होगी? हाँ जी। क्लासेस कौन कौन से दिन होगी? क्लासेस। क्लासेस होंगी वेडनेसडे टू फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 9 o'clock। ओके, थैंक यू। और रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको इसकी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, साथ में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और सर्टिफिकेट मिलेगा। मैम मुझे तो मतलब बिल्कुल भी एबीसीडी नहीं आती है एस्ट्रोलॉजी की, तो मैं कर पाऊंगी ना? क्योंकि मेरे थोड़ा मैथ्स भी इतना आता नहीं है अच्छे से। बट मुझे किसी ने बोला आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए।
किसी ने मुझे मैम बोला इसमें था मैथ्स कि का आपको कोई है नहीं, मैथमेटिक्स इसमें बहुत एक अच्छा होना मिनट, चाहिए। इसका जवाब मैं देती हूँ, इसका जवाब मैं देती हूँ। मेरा मैथ्स में 0 है। मैंने कर लिया। मैम आप भी कर मैम लोगे, मैंने तो ना कभी बिल्कुल निश्चिंत आत्मसात रहो। वगैरह भी सुना ही नहीं, मैंने तो ना, मुझे पता ही नहीं है ये सब मेरी तो बात वर्ड का सुनो, मीनिंग ये नहीं पता है क्या पता। है, मेरी बात सुनो। ये बिल्कुल हाँ इजी जी, है, जैसे 7 प्लैनेट्स को आप 7 प्लैनेट बोल देते हैं ना, उसमें हाँ जी, इसमें डिग्री वाइज हो जाता है कि डिग्री लेते हैं कि अच्छा। जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री